है वो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो आपका है मॉडर्न हिस्ट्री, और अभी तक जो बीपीएससी का पैटर्न रहा है उसमें आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के आज तक पूछे गए हैं। तो निश्चित रूप से आपके एग्ज़ाम में भी बीपीएससी टीचर वाले में भी कम से कम तो उम्मीद कीजिए कि 15 क्वेश्चन तक आपके मॉडर्न हिस्ट्री के निश्चित तौर पे आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए यह सेक्शन आप जो भी लोग ऑनलाइन क्लास से जुड़े हैं उनके लिए भी, और जो लोग आगे आने वाले समय में एसटीईटी का एग्ज़ाम देंगे या अन्य एग्ज़ाम में बैठेंगे उनके लिए भी ये अति महत्वपूर्ण आपका जो टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री के सारे ऑब्जेक्टिव जो कि अभी तक बीपीएससी में पूछे गए हैं। और जो बीपीएससी के जो क्वेश्चन होते हैं वो एक स्टैंडर्ड लेवल के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिस्ट्री से। तो अगर आप इसको देख करके अच्छे से अगर देख लेते हैं तो उम्मीद कीजिए कि आपका जब एग्ज़ाम होगा तो उसमें आप निश्चित तौर पे कम से कम तो अगर 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो मैं दावे के साथ कहूँगा कि कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आपका आज के क्लास से लड़ जाएंगे। ठीक है, इसीलिए आप लोग जो है अच्छे से देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और जो लोग एस्टेट के लिए तैयारी करना चाहते हैं, एस्टेट से जुड़ना चाहेंगे तो वो भी जुड़ सकते हैं। आगे अगर किसी भी प्रकार का जनरल कंपटीशन में जीके जीएस मैथ रीजनिंग का क्लास लेना चाहते हैं वो भी आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके कोर्स को बाय कर सकते हैं। ठीक है, एक मास्टर कोर्स हमारे द्वारा लॉन्च किया गया है जिसमें कि हम आपको 1 ईयर का वैलिडिटी देते हैं, जिसमें कोई भी कंपटीशन की तैयारी होती है उसमें चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस हो, तो सारे टॉपिक आपको पूरे साल के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, तो वो भी कोर्स अवेलेबल है। तो जो अन्य कंपटीशन की भी तैयारी भविष्य में करना चाहते हैं तो वो भी आप उस कोर्स को ले करके कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का जो टॉपिक है स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास। और आपको पता भी होगा कि बीपीएससी का जो टीचर का एग्ज़ाम है उसमें हिस्ट्री के सिलेबस में मॉडर्न हिस्ट्री का ही लिखा हुआ है। ऐसे हमने पूरा एनिशिएंट मिडिवल भी आपको अच्छे से थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों करा रखा है। इसके भी क्वेश्चन को हमने करा रखा था, लेकिन बस आपको एक जो डर है बना हुआ है हिस्ट्री को लेकर के उसको दूर करने के लिए मैं फिर जो प्रीवियस ईयर विगत वर्षों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका सेट आपके बीच में रखा हूं। यह घटना चक्र जो प्रकाशित होता है उसी का यह है सारा क्वेश्चन, और ये सारे प्रीवियस वर्षों के क्वेश्चन संकलन किया हुआ है, इसीलिए हमने इसको आपको पढ़ाना बेहतर समझा। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो है सबसे पहला क्वेश्चन, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? आपको पता होगा जो पुर्तगाली में सबसे पहले 1498 में वास्को डी गामा भारत पहुंचा था। उसके बाद जो था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो कि पहला जो कह सकते हैं कि जब पुर्तगाली आए तो उसका जो पुर्तगालियों का जो वायसराय बना था वो था अल्मीडा, पूरा नाम था फ्रांसिस्को अल्मीडा। ठीक है, तो ये याद रखना है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो सबसे जब मैंने पुर्तगाली के बारे में बताया था तो चर्चा किया था कि जो समुद्री डकैती होती थी उसमें पुर्तगालियों का एक बहुत बड़ा योगदान होता था। अगर कोई भी अन्य विदेशी व्यापारी आते थे तो उनको ये लोग लूट लेते थे रास्ते में ही। ठीक है, जिससे कि वो व्यापार नहीं कर पाए। तो समुद्री लूटपाट के कारण भी आगे चल करके इनके बहुत सारे विरोधी हो जाते हैं और पुर्तगाली को यहाँ से व्यापारी के रूप में भगा दिया जाता है। ठीक है, तो पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो पुर्तगालियों ने हुगली को बंगाल की खाड़ी में जो हुगली है, ठीक है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए, हुगली नदी है जिस किनारे कोलकाता बसा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे लूटपाट की अंजाम घटना जो देता था वो था पुर्तगाली। तो ये याद रखिएगा, बंगाल की खाड़ी में जो समुद्री डकैती हेतु हुगली का जो उपयोग किया जाता था वो पुर्तगालियों के द्वारा किया जाता था। ठीक है, हमने थ्योरी में अच्छे से आपको बता रखा है और अब आपको थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो भी पढ़ना था आप पढ़ चुके हैं। अब केवल और केवल ऑब्जेक्टिव को देखिए अच्छे से, और थ्योरी पढ़ा हुआ है तो निश्चित तौर पर आप घटनाक्रम को समझ ही रहे हैं। निम्नलिखित अंग्रेजों में सबसे पहले जो जहांगीर के दरबार में आया था और जिसको कि खान की उपाधि जहांगीर ने दिया भी था, तो वो कौन था? तो याद रखिएगा हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से आया था। हमने चर्चा भी किया था। और कब आया था? तो 1608 ईस्वी में। ठीक है,
भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? जब भी अंग्रेज की बात हो तो याद रखिएगा सूरत में, ठीक है। अंग्रेज की बात हो तो सूरत आपको बताना है, सूरत में ही अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री स्थापित की। तो फैक्ट्री में ये लोग मेन रूप से क्या करते थे कि पूरे जो भी इनको बेचना होता था वो सामान ला के रखते थे, और जो इनको खरीद के लाते थे वो भी यहाँ पे रखते थे, ठीक है। तो यहाँ पर सूरत में उन्होंने फैक्ट्री की स्थापना की थी। किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आए थे? तो उस समय जो मुगल शासक थे तो याद रखिएगा जहांगीर ही थे। जब थॉमस रो भारत पहुंचा था तो उस समय भी मुगल बादशाह यहाँ पे जहांगीर ही थे, ठीक है। तो क्रम आपको पता ही होगा, सबसे पहले बाबर है, फिर हुमायूं है, फिर आपका कौन सा है अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर आपका औरंगजेब, ठीक है। तो इस तरीका से भाषा हमने ट्रिक आपको बताया था, याद रखिएगा, कालक्रम आपको समझने में आसानी होगी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी पिछले बार भी पूछा गया था 65 में, तो ये 1632 ईस्वी में पटना में, चूंकि पटना वाला है बिहार वाला क्वेश्चन है तो इसमें भी मॉडर्न में भी बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन, और हमने बहुत सारा आपको ऑब्जेक्टिव सेट करवाया हुआ है, और हमने टेस्ट सीरीज भी में भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं और रिवीजन भी करवाया था, इसलिए आप लोग को ये सब क्वेश्चन आपने देखा होगा, उसमें भी हमने आपको करा रखा था, ठीक है। तो 1632 ईस्वी में पटना में यहाँ पे डच फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया, अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, बीपीएससी के दृष्टिकोण से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो आपको पता होगा जो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वो खास करके अंग्रेज और फ्रांसीसी सेना के बीच में हुई थी, क्योंकि आपको पता होगा जब फ्रांसीसी सेना ने, ठीक है, फ्रांसीसियों ने मदद भी किया था अमेरिकी क्रांति में, ठीक, तो यहाँ पे ये दोनों उस समय जो है एक दूसरे के विरोध में थे, अंग्रेज और फ्रांसीसी। तो यहाँ पे अंग्रेजों द्वारा जब फ्रांसीसी जहाज का ग्रहण कर लिया गया, अधिग्रहण, तो उस समय आपका प्रथम जो है कर्नाटक युद्ध हुआ था, तो उसका तत्कालिक कारण यही था, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण, ठीक है। 1760 के प्रसिद्ध जो बांडीवास, ये कई बार पूछा गया है, बांडीवास का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो याद रखिएगा फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी, ठीक है। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पे, जो स्थान है वहां पे हराया था? तो उसका नाम क्या था? तो उनका नाम था, जो अंग्रेज अधिकारी थे उनका नाम था थॉमस बेस्ट। थॉमस बेस्ट ने जो है पुर्तगाली को हराया था, स्वावली जगह है वहां पर। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम, आपको हमने बताया था सोरा और अफीम का उत्पादक बिहार ही था, ठीक है। यहीं से सबसे ज़्यादा सोरा का उत्पादन किया जाता है और इसका प्रयोग गोला बारूद में किया जाता था। अफीम की खेती, जो गांजा भांग बोलते हैं, उसकी खेती, अफीम की खेती बिहार में होती थी, ठीक है। तो बिहार, अफीम का युद्ध चीन में हुआ था, और उस समय चीन को जो सप्लाई हो रहा था ब्रिटेन के द्वारा, इंग्लैंड के द्वारा, तो वो बिहार से ही जो अफीम उपजाए जाते थे या अन्य क्षेत्रों से लाके वो चीन में इसको सप्लाई करता था, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपका बिहार। तो सोरा और अफीम की खेती का श्रेय किसको जाता है? तो बिहारियों को जाता है, ठीक है, मतलब बिहार में ही होता था। बिहार का मुंगेर जिला जो है वो आपका गोला बारूद, गोली बंदूक बनाने के लिए, सिगरेट फैक्ट्री, ये सब के लिए जाना जाता है। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? फिर देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया 47 में। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद को उप दीवान किसे बनाया था? तो इलाहाबाद की संधि के बाद जो है मुर्शिदाबाद का जो उप दीवान जो बनाया गया था वो किसको बनाया गया था? तो याद रखिएगा उनका नाम था मोहम्मद रजा खां। ये भी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है कि इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुई थी। बक्सर के पलासी के युद्ध के बाद आपको पता होगा फिर बक्सर का युद्ध होता है, उसमें संयुक्त रूप से तीनों सेना जब हारती है तो उसके बाद जो है मुर्शिदाबाद का दीवान मोहम्मद रजा खान को बनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा।
सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। ठीक है, कब किया तो आपको पता होगा कि जब बक्सर के युद्ध में हार होती है, इलाहाबाद की जब संधि होती है तो उस दरमियान होता है, और वह डेट था 12 अगस्त 1765। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार का जो दीवानी है, दीवानी मतलब जितना भी टैक्स वसूली का काम होगा वो अंग्रेज अधिकारी करेंगे, जबकि प्रशासनिक सेवा जो है, जो भी प्रशासन देखेगा वो आपका मुगल बादशाह। ठीक है, तो यहाँ पर दीवानी अधिकार 12 अगस्त 1765 को ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय के द्वारा दिया गया था। ये कहाँ के नवाब थे तो अवध के नवाब थे। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, जिसको कि बहादुर शाह जफर द्वितीय भी कहा जाता है, बहादुर शाह द्वितीय जफर के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा थी, तो इसका साम्राज्य की सीमा को लेकर के विवादित था, ऐसे बहुत ही कम इसका सीमा रह चुका था। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे स्टार लगा दिया गया है, क्योंकि इनकी जो सीमा है बहुत ही सीमित क्षेत्रों में सिमट गई थी। कहा जाता है दिल्ली के लाल किले से लेकर के पालम गांव तक ही रह गया था। तो दिल्ली के लाल किले से पालम गांव, यहाँ चांदनी चौक से पालम, ठीक है, तो ये दिल्ली का लाल किला, तो ये इसमें जा सकता था ऑप्शन, लेकिन यह विवादित क्वेश्चन रह गया था। ठीक है, और ये आपका 64th में ही पूछा गया था। ठीक है, और इसको बिहार लोक सेवा आयोग ने निरस्त कर दिया, इसको डिलीट किया। 4 क्वेश्चन 64वीं में डिलीट किए गए थे, और इस एग्ज़ाम में हमने जो स्कोर किया था वो उस समय हमने स्कोर किया था 106 नंबर, जबकि मात्र 90 नंबर पे ही उस समय ओबीसी कैटेगरी का 92 कैटेगरी में गया था कट ऑफ। ठीक है, तो क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं पूछे जाते थे, अब जा कर के थोड़ा सा बीपीएससी में लेवल बना है। ठीक है, तो 64वीं में भी बहुत ज़्यादा जो है 4-5 क्वेश्चन विवादित हुए थे। बीपीएससी में हर एक बार 2-4 क्वेश्चन विवादित हो ही जाता है, लेकिन 68 में विवाद देखने को नहीं मिला। जब से अतुल प्रसाद जी आए हैं तो बिल्कुल एग्ज़ाम का जो सब कुछ ढांचा बदल चुका है। इसीलिए अगर पहले के तरह पैटर्न रहता तो हम लोग तो आपका गारंटी भी ले सकते थे, लेकिन अभी क्या होगा, क्योंकि अभी पहली बार हो रहा है टीचर का एग्ज़ाम। ठीक है, तो अभी किसी को अनुभव नहीं है कि किस प्रकार के क्वेश्चन वहाँ पूछे जाएंगे। ठीक है, लेकिन हम लोग पैटर्न जानते हैं, बीपीएससी एक आधार बना के पूछती है। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, कहाँ से, किससे, तो शाह शुजा से। शाह शुजा से जो है कोहिनूर हीरा प्राप्त किया गया था, और ये शाहजहां के भी तख्तोताश में मयूर सिंहासन में लगा हुआ था, और धीरे धीरे ये रंजीत सिंह जो आपके पंजाब के शासक बनते हैं, लाहौर में शासन करते हैं, उनके हाथ लगता है। ठीक है, तो रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था, तो शाह शुजा से प्राप्त किया था। ठीक है, और कहा जाता है कि यह अभिशापित हीरा था, जिसके जिसके पास गया उसका सम्राट का जो है साम्राज्य का नाश हुआ। लास्ट में जो है ब्रिटेन की महारानी के मुकुट में यह आज भी मौजूद है कोहिनूर हीरा। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई, किसको बनाई टीपू सुल्तान ने, तो श्रीरंगपट्टनम को बनाई थी। टीपू सुल्तान के बारे में आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी, तो टीपू सुल्तान के साथ ही श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। ठीक है, बंगाल में द्वैत शासन या द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था, तो हमने बताया था आपको, रॉबर्ट क्लाइव ने ही द्वैत शासन लाया था, जिसके तहत दीवानी व्यवस्था जो है अंग्रेजों के पास गई और प्रशासनिक व्यवस्था बंगाल के नवाब के पास रही थी। द्वैत शासन के जनक अगर पूछा जाए तो किसको कहा जाता है, तो जनक के रूप में जाना जाता है लियोनिल कर्टिस को। लियोनिल कर्टिस को जाना जाता है। लेकिन अगर भारत में द्वैत शासन की बात करें, बंगाल में जो लगाया गया था, ठीक है, बक्सर के युद्ध के बाद, तो वो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा लगाया गया था। ठीक है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर, तो ये तो सबको पता ही होगा कि लॉर्ड डलहौजी ने रेलवे का विकास किया, डाक का विभाग का विकास किया। तो विभिन्न विभाग जो तार की व्यवस्था थी, ये सब सूचना संचार व्यवस्था, ये सब में डलहौजी का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, सर्वप्रथम जो है
रेल लाइन बिछाया गया था मुंबई से थाने तक, और दूसरा जो 1854 में कलकत्ता से रानीगंज के बीच में बिछाई गई थी रेलवे लाइन। तो ये अपनी सुख सुविधा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द जो है भारत का जो है अर्थव्यवस्था इंग्लैंड भेजने के चक्कर में इन्होंने अपने यातायात सुविधा को बढ़ाया था। मुंगेर का बरहिया ताल आपने सुना होगा, मुंगेर के आसपास है, ठीक है। विरोध का उद्देश्य क्या था? तो बकास्त भूमि के वापसी के मांग को लेकर के बरहिया ताल आंदोलन हुआ था। आप मोकामा ताल, बरहिया ताल, ये सब आप सुने होंगे। ताल क्या होता है? गंगा नदी के किनारे का एरिया जिसमें कि लगभग 6 महीने पानी जमा रहता है, ठीक है। तो बकास्त भूमि जो कि अंग्रेजों के द्वारा कब्जा कर लिया गया था, यानी जो लोग टैक्स नहीं देते थे उनकी ज़मीनें अंग्रेज या जमींदार को दे दी जाती थी, तो उसके एवज में उसी प्रकार के ज़मीन को बकास्त भूमि कहा जाता था, जिसका टैक्स जो है किसान नहीं चुका पाते थे। तो इस आंदोलन को 1936-38 में ये किसान आंदोलन है, कार्यानंद शर्मा के द्वारा चलाया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, बरहिया ताल में जो आंदोलन हुआ वो किसके द्वारा किया गया? कार्यानंद शर्मा के द्वारा। वहीं दरभंगा में जो किसान आंदोलन हुआ वो विद्यानंद के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन बीपीएससी बार बार पूछता है। स्वामी सहजानंद सरस्वती किसान आंदोलन के कह सकते प्रणेता बिहार में माने जाते हैं। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये तो अति महत्वपूर्ण है। लॉर्ड कैनिंग के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। लॉर्ड कैनिंग उस समय 1857 के समय में आपके क्या थे? तो गवर्नर जनरल थे। आगे चल करके जब 1858 की एक्ट आएगा तो ये वाइसराय बन जाएंगे। तो भारत के प्रथम वाइसराय के रूप में लॉर्ड कैनिंग को ही जाना जाता है। ये सब अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये सब हमने आपको थ्योरी में अच्छे से पढ़ा रखा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे समझ से, ठीक है। एक बार फिर से मैं पढ़ा रहा हूँ, ये लास्ट है आप लोग का। हमने बहुत मेहनत किया है, आप लोग को पता है कि हमने कितना मेहनत किया है आप लोग के साथ, ठीक है। बस आप लोग थ्योरी को अच्छे से जरूर पढ़िएगा। पढ़ लिए ही होंगे, अब क्या पढ़ना, अब तो जो भी हुआ होगा अब एग्जाम में ही होगा। एग्जाम में ही तरातर चलेगा, जो भी चलना होगा, कारतूस बंदूक सब, ठीक है। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो दिसंबर 1856 में बताया था। और आगे चल करके इसी को लेकर के जो है पूरा विवाद हो गया था। वहाँ पर सेनाओं ने इसको दांत से, चूंकि चर्बी युक्त कारतूस को खींचना पड़ता था, और किसी ने बता दिया, किसी ने अफवाह फैला दी, या हो सकता है सच्चाई भी हो कि इसमें जो है गाय के चर्बी का प्रयोग किया गया है, और हिंदू लोग इसका विरोध करने लगे। और आगे चल करके मंगल पांडे ने जो है अपने जो उच्च अधिकारी है उसी की हत्या कर दी। तो कहीं ना कहीं यहीं से आपका जो है मेन कारण चर्बी वाला कारतूस बन जाता है, तो 1857 की क्रांति का, ठीक है। ये सब कहानी आपको अच्छे से हमने बता रखा है, बस थ्रोली आपको बस 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह का नाम कौन नहीं जानेगा, ठीक है। बिहार का सिंह इनको कहा जाता है। 80 वर्ष के बूढ़े अवस्था में भी इन्होंने दहाड़ लगाई, ठीक है। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पर देखिए नेतृत्वकर्ता के रूप में मेन रूप से कुंवर सिंह थे। ऐसे उनके साथी में इनका जो भाई हैं बाबू अमर सिंह, और फिर इनके भतीजे लोग रथमंजन सिंह वगैरह, ये लोग भी थे। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो कुंवर सिंह। कुंवर सिंह वाला क्वेश्चन हर एक बार पूछ देता है, आप लोग को भी कोई ना कोई क्वेश्चन निश्चित तौर पे ही पूछेगा। कुंवर सिंह राजा कहाँ के थे? तो जगदीशपुर के राजा थे, ठीक है। और ये किस जिला में पड़ता था? तो शाहाबाद जिले के जगदीशपुर गांव में 1782 ईस्वी में कुंवर सिंह का जन्म हुआ था, और ये जमींदारी मतलब जमींदार परिवार से जुड़े हुए थे, ठीक है। इनकी जमीनें अंग्रेजों के द्वारा जो है नीलाम की कर दी गई थी। उसके बाद ये जो है आंदोलन में आए थे, और इनको वहाँ के किसानों ने भी पूरा हर संभव मदद किया था। ईस्वी सन 1857 के विद्रोह का नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो जगदीशपुर से संबंधित थे। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? तो आपको पता ही होगा, आरा। और इसका आंसर 64 में मैं बता दूं आपको, पटना दिया गया। और लास्ट में कोर्ट के सामने में बीपीएससी के जो भी क्वेश्चन सेटर जो करते हैं, उन्होंने बताया कि मानसिक रूप से वो जो थे पटना से थे, शारीरिक रूप से वो आरा से थे, और पटना को ही आयोग ने सही करके रिजल्ट दिया था। तो कई बार क्या होता है कि अब क्या बताया जाए, ये सब जो है कह सकते हैं कि बीपीएससी के इतिहास में एक शर्मसार घटनाएं हैं जो कि ये सब घटित हुई थी 64th के एग्जाम में। आरा को गलत कर दिया गया था, ठीक है। जो भी हो,
इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो ये जो है, इसमें जो है आपका नाना साहब कानपुर से लिए थे, बेगम हजरत महल लखनऊ से, अहमदुल्ला, तो ये सभी लोग जो है पार्टिसिपेट यहाँ पर किए थे, एक से अधिक हो जाएगा। उसके बाद है पटना के 1857 संग्राम के नेता कौन थे? तो पटना का जो एक पुस्तक विक्रेता था हैदर अली खां, जिसको कि आगे चल करके पटना के 1857 पीर अली, सॉरी ये पीर अली नाम था, ये नहीं था, हाँ कुंवर सिंह ही यहाँ पे पटना के भी नेता के रूप में इन्हीं को यहाँ पे माना गया है, चूंकि ये थे जमींदार ऐसे आरा के, जगदीशपुर के, लेकिन इनको पटना के 1857 के, चूंकि पटना के जब सेना दानापुर की सेना गई तो ये साथ हो गए थे, इसीलिए यहाँ पे जो ऑप्शन है उसके हिसाब से सही आंसर है। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 का केंद्र कौन सा था, कौन सा जगह था? तो वो केंद्र आपका जगदीशपुर ही बना था, आरा। जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो वीर कुंवर सिंह ही थे। कुंवर सिंह ने 1857 के नेतृत्व किस प्रांत से किया? तो बिहार से ही किया था, और 26 अप्रैल 1858 को शहीद हुए थे। कारण क्या था? कि उनके बाह में गोली लग गई थी, ठीक है। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? फिर वही क्वेश्चन। चलिए 1857 वाला आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन था? तो अपने आप को जो मौलवी अहमदुल्ला शाह थे वो कहते थे अंग्रेजों, ये सब आपको नोट्स में हमने दिया है, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन वहीं से हैं। 1857 के विद्रोह किस उर्दू कवि ने देखा था? तो याद रखिएगा जो गालिब थे उन्होंने इसको देखा था। जो उर्दू कवि है मिर्जा गालिब, पूरा नाम था इनका मिर्जा गालिब, इन्होंने देखा था, ठीक है। 1857 का विद्रोह किस कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने के कारण नहीं था? ठीक है, तो विद्रोही कारण नहीं था। ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों के आदेश, भत्ते की रोकथाम, ठीक है, अधिकारियों की अक्षमता, तो ये नहीं था। बाद बाकी जो है ये सभी कारण थे, क्योंकि ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे वो लोग, जहाज यात्रा यानी विदेश यात्रा पे भेज रहे थे, जो कि भारतीयों को जाना जो है अपने धर्म के विरुद्ध माना जाता था। भत्ते की भी कम सैलरी देते थे, रोकथाम कर लेते थे। अधिकारियों की अक्षमता, ये आपका प्रमुख कारण नहीं था, ठीक है, नहीं पूछा था। तो क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से देख के तब आंसर मारिएगा, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से देख करके तब आपको आंसर टिक करना, ये नहीं कि जल्दीबाजी में कुछ से कुछ मार करके अपना निकल गया। आपके पास पर्याप्त समय है। ऐसे तो ये एग्जाम में 150 क्वेश्चन होने चाहिए थे, लेकिन आपको बीपीएससी ने बहुत छूट दिया है, 120 क्वेश्चन ही दिया है और आपको 2 घंटे का टाइम दिया गया है, ठीक है। जबकि यही 150 क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे जाते हैं और 2 घंटा ही टाइम रहता है। तो आपके पास तो एकदम कह सकते हैं ना कि आप घुलट पुलट के बनाइएगा आराम से, टाइम पर्याप्त है, आपको दिया गया है, ठीक है। कई लोग तो बना के आधा घंटा बैठ जाएंगे, ठीक है। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो खेतीहर मजदूर, साहूकार, कृषक, जमींदार। तो यहाँ पर देखिए मेन रूप से जो है यहाँ पर जमींदार तो भाग लिए ही थे, ठीक है। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? खेतीहर मजदूर, कृषक, किसान, खेतीहर मजदूर, ये सब पार्टिसिपेट नहीं किए थे, ठीक है। साहूकार, देखिए जन सामान्य लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं किए थे, ठीक है। तो ये आंसर इसका यहाँ गलत है। यहाँ पे आंसर दे दिया है 2 और 4, ये पार्टिसिपेट नहीं किए थे। साहूकार और जमींदार बिल्कुल किए थे। वीर कुंवर सिंह तो हाँ, अन्य जमींदार ने नहीं किया था, ठीक है, अधिकांश जमींदारों ने नहीं किया था। लेकिन अगर देखा जाए तो वीर कुंवर सिंह भी जमींदार थे, ठीक है। साहूकारों ने भी नहीं किया था, कृषकों ने भी, यहाँ कृषक ने साथ दिया था, जमींदारों का साथ दिया था, तो ये हो सकता है, ठीक है। यहाँ पूछ रहा है भाग नहीं लिया था। खेतीहर मजदूरों ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया था, ठीक है। ये क्वेश्चन, इसका आंसर गलत है, इसका आंसर गलत है। इसका आंसर होगा तो जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया था तो 1 और 2 होना चाहिए, ठीक है।
1 और 2 होना चाहिए इसका आंसर मेरे समझ से, ये गलत। चलिए ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दे दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1857 दरभंगा डुमराव हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी और पैसे से अंग्रेजों को मदद की थी। बिल्कुल किया था। जो दरभंगा के महाराज जो थे उन्होंने अंग्रेजों का यहाँ पे साथ दिया था। तो ये सब आपका गलत है, क्योंकि पहले तो इनमें से कोई नहीं वाला था नहीं, एक ही आंसर है वो सही है। 1857 के विद्रोह बिहार का कौन सा भाग अत्यधिक प्रभावित रहा? तो यहाँ पे आप देखने वाली बात है कि यहाँ पे आपका अप्रभावित पूछा है। तो प्रभावित में आपका दानापुर था, पटना था, आरा था, ठीक है। और यहाँ पर मेन रूप से आपका जो था मुजफ्फरपुर भी थोड़ा बहुत था, ठीक है। लेकिन आपका मुंगेर उस समय जो 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट नहीं किया था, ठीक है। तो इसलिए इसका जो उपयुक्त आंसर मेरे समझ से होना चाहिए, ऐसे मुंगेर ही होगा। पटना तो था ही, दानापुर आरा ये सब तो था ही, और आपका मुजफ्फरपुर भी था, ठीक है। और शाहाबाद जो जगह है वो भी था। आपका मुंगेर कहीं पे चर्चा नहीं है, इसलिए मुंगेर इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा केवल 5। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में किया गया था? तो लखनऊ में आपको पता ही होगा, नाना साहब तो कानपुर से थे। तात्या टोपे नाना साहब के ही साथी थे, सेना नायक थे। लक्ष्मीबाई जो थी वो झांसी से थी, मध्य प्रदेश MP। और बेगम ऑफ अवध लिख दिया है, यानी अवध जो बेगम हजरत महल यहाँ पे जो होगी लखनऊ, जिसको कि अवध कहा जाता था। तो लखनऊ की बेगम जो थी हजरत महल, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ये सही है। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, इससे कोई मतलब नहीं। किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, ये बिल्कुल सही है कि समान योजना नहीं था सबका अलग अलग, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र होना, ठीक है। तो मेन यहाँ पे यही आंसर होगा, किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। बिल्कुल सही है, असफल ही रहा। कारण बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला। अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए, ये भी सही बात है, ठीक है। तो कथन क और कथन जो दूसरा है का सत्य है, का सही स्पष्टीकरण है, ये सही है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे जो सामंती जो थे जमींदार, उन्होंने और आगे चल कर के जो पाकिस्तान में पाकिस्तान में बोल रहा हूँ, पंजाब में एक हवा भी बना दिया गया था कि अगर मुस्लिम बादशाह फिर बनता है तो फिर वो मुग़ल बादशाह के टाइम का जो है सिचुएशन आ जाएगा, हिंदू खतरे में आ जाएंगे। जैसे अब बनता है, जो विभिन्न पार्टियां हैं जीतने के लिए, कभी हिंदू खतरे में बताती है, कभी कोई मुस्लिम खतरे में है, बाकी खतरे में कोई रहता नहीं है। उनकी जो जीत हार खतरे में रहती है, उस पार्टी की जो है जीत खतरे में बन जाती है, तो वो आपको बोलेगा कि हिंदू खतरे में है, मुस्लिम खतरे में है। तो इस तरीक़ा से वो लोग बना के अपना राजनीति करते हैं। और ये बात अंग्रेज़ों से इन्होंने सीखा है। अंग्रेज़ इसी प्रकार से हिंदू मुस्लिम को लड़ा करके काम करते थे। और पंजाब में जो है बहादुर शाह जफर के नाम से सिग्नेचर बना करके कुछ इस तरीक़ा से जो है बैनर बना के सब जगह चिपकाए गए थे, जिससे कि लोग जो है हिंदू मुस्लिम का इसको रूप दिया गया था। और बहुत सारे जो पंजाब के जो सरदार थे जो उस समय सेना में थे, उन्होंने अंग्रेज़ों का समर्थन कर दिया था, ठीक है। तो ये सभी कारण था, ठीक है। तो स्पष्टीकरण सही है, दोनों इसको सही माना जा सकता है, ठीक है। आप पढ़िएगा ये सब कहानी, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, तब आपको अच्छे से किताब में ये सब मिलेगा। सामान्य किताब में ये सब बातें नहीं लिखी गई है। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? यानी आपको पता होगा 1857 की क्रांति के बाद ही हुआ था।
और वह 1 नवंबर 1858 से ही आपका जो है देश पूर्ण रूप से ब्रिटिश सरकार के अधीन हुआ। उससे पहले कंपनी के अधीन था। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो भारत जो है ब्रिटिश सरकार के अधीन जो आया है वो 1858। ये क्वेश्चन हमको इंटरव्यू में भी पूछा गया था कि भारत ब्रिटिश ताज के अधीन कब हुआ। कई लोग उसको 1757 बताने लगते हैं, लेकिन ब्रिटिश ताज के अधीन उस समय कंपनी था, ईस्ट इंडिया कंपनी था। अगर ब्रिटिश ताज की बात करें या इंग्लैंड के महारानी के अधीन जब हुआ है वो आपका 1858 में हुआ, 1857 की क्रांति के हार के बाद। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आपको आपका जो है कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए बीपीएससी इंटरव्यू में हो या प्री में हो, ठीक है, आप लोग को तो वो सबसे गुजरना नहीं है, लेकिन ये सब क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, बार पूछे जाते हैं, इसलिए हमने आपको ये चर्चा कर दिया। ठीक है, देखिए नॉलेज आपका कभी बेकार नहीं जाता। कई लोग बहुत मतलब फ्रस्ट्रेट है अभी भी बीएड और डीएलएड को लेकर के। मैं इतना समझा रहा हूँ सबको, लेकिन बात नहीं समझते हैं। मतलब इस नौकरी को लेकर के मतलब इसको एकदम ये जन्म मरण वाला ये बना लिए एकदम। अरे भाई नौकरी सब कुछ नहीं होता है जीवन में, जान लीजिए। ठीक है, और जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये क्यों नहीं सोचते हैं आप? नॉलेज रखिए, पढ़ाई लिखाई बेकार नहीं जाता है, बस इतना ही सोच के पढ़िए। ठीक है, इतना दिन पढ़े, थोड़ा और पढ़ लीजिए। बाकी जो होना होगा, कर्म करना आपका काम है, कर्म करते रहिए। मैं आपको शुरू से ही बोलते आया हूँ, केवल और केवल आपके हाथ में कर्म करना। आपको लगता होगा कि नौकरी जो है, सरकारी नौकरी जो है केवल पढ़ने से हो जाता है, तो मैं आपको बता देता हूँ, केवल सरकारी नौकरी पढ़ने से नहीं होता है, उसके साथ साथ आपका जो है लक, लेबर, चांस तीनों होना चाहिए। हमने बहुत स्टूडेंट को पढ़ाया है और मैं 2013 से पढ़ा रहा हूँ जनरल कंपटीशन को। आज 10 साल हो गए। बहुत सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में हमने सरकारी जॉब में भेजा है। अच्छे अच्छे सीजीएल, एसएससी सीजीएल, बैंक क्लर्क से लेके बैंक पीओ सभी एग्ज़ाम के, बीपीएससी में भी हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आज जो है बीडीओ और सीओ आरओ बन के बैठे हुए हैं। ठीक है, तो हमने एक चीज़ कॉमन देखा है कि केवल मेहनत से कंपटीशन नहीं होता है, उसमें आपके साथ साथ आपके फेवर में आपका लक भी होना चाहिए, चांस भी आपको मिलना चाहिए। उस फॉर्म को भरिएगा, एग्जाम देने जाइएगा, मेहनत कीजिएगा, तब होगा। अभी कई लोग फ्रस्ट्रेट हैं, जाए कुछ होगा ही नहीं, रिजल्ट देगा ही नहीं बीएड वालों का। मान लिए नहीं देगा, अगर मान के चले अगर दे देगा तब क्या होगा? उस समय तो आपको तो माथा फोड़ना पड़ जाएगा ना उस स्थिति में, नहीं। तो इसीलिए जो है आप लोग ज़्यादा चिंतन नहीं कीजिए, एग्ज़ाम देने जरूर जाइएगा। ठीक है, एग्ज़ाम देने निश्चित रूप से जाइएगा आप लोग, एग्ज़ाम को मिस मत कीजिएगा। मैं बता दे रहा हूँ, इस एग्ज़ाम को आप लोग चाहे बीएड हो चाहे डीएलएड वाले हों, ठीक है, इस एग्ज़ाम को आप हल्के में नहीं लीजिएगा, इस एग्ज़ाम को निश्चित रूप से दीजिए। ठीक है, नहीं देखिए अगर नहीं हुआ तो आपका कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप गए ही नहीं तो आपका एक जो है एक्सपीरियंस भी खत्म हो जाएगा, जो कि आप इस एग्जाम में बैठ के सीखने वाले हैं। ठीक है, आपका नुकसान नहीं है परीक्षा देने से। नुकसान में नुकसान यही है कि 2-3 दिन का टाइम जाएगा, आपको जो है थोड़ा बहुत जेब पे पड़ेगा, लेकिन इतना जब खर्च किए हैं तो थोड़ा सा कर लीजिएगा। मेरा बात मान के सभी लोग एग्जाम जरूर दीजिएगा, बाद बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, जो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है, वो आपके साथ होगा। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। किन प्रांतों से चयन किया? चूंकि उनको पता था कि अगर एक मतलब क्षेत्र के लोग, यूपी बिहार के लोग, बंगाल के लोग को रखेंगे तो यहाँ पे अब चलने वाला नहीं है, ये फिर विरोध कर सकते हैं। तो उन्होंने किसको रखा? गोरखा रेजिमेंट को रखा, जो कि 1857 की क्रांति के दौरान इनको मदद पहुंचाए थे नेपाली गोरखा लोग।
सिख को रखा गया, सिख ने भी इनको जो है मदद पहुंचाया, क्यों? चूंकि ये एंटी मुस्लिम थे। पंजाबियों को रखा और उत्तरी प्रांत के लोगों को रखा, ठीक है। तो सिपाहियों में इन प्रांतों का चयन ज्यादा किया जाने लगा, सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, और सबको अलग अलग रेजिमेंट बना करके रखा गया, साथ में मिला के नहीं रखा जाता था। इसीलिए कि लोग अगर साथ में रहेंगे सब एक दूसरे का भाषा सीख जाएंगे, जब विद्रोह होगा तो सभी लोग मिलके करने लगेंगे। जब गोरखा रहेंगे वो अलग रहेगा तो वो बिहारी भाषा जानेगा ही नहीं, बिहार के सेना के संपर्क में ही नहीं आएगा, यूपी के सेना के संपर्क में ही नहीं आएगा। सिख है, पंजाबी है, वो गोरखा के संपर्क में ही नहीं आएगा। तो अलग अलग जानबूझ करके रेजिमेंट बनाए गए, जिससे कि वह अगर कोई रेजिमेंट यहाँ पे हमला बोलता है अंग्रेज पे ही, तो दूसरा रेजिमेंट उस समय वो बुला करके उसका विरोध कर सकते। अंग्रेज बहुत चालाक थे, लेकिन आज भी वो रेजिमेंट चल ही रहा है। आज भी डर रहता है, जैसे पाकिस्तान में सैन्य विद्रोही हो जाता है तो डर तो हो सकता है ना। तो ये सब शासन चलाने के लिए ऐसा किया जाता है। अंग्रेज कोई भी काम किए थे बहुत सोच समझ के किए थे, इतना जान ली। अंग्रेजों का किया हुआ बहुत कुछ, 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत ही आपका संविधान का 2/3 भाग, इतना ही जान, जो कि अंग्रेजों के द्वारा ही तैयार किए गए थे। आज भी बहुत सारे नियम कानून है, संविधान के पार्ट हैं, जो कि 1857 की क्रांति के समय के, उसके बाद के, या 1947 के पहले के ही, ठीक है। चलिए, सर जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर जो है ने 1857 की क्रांति को एक षड्यंत्र का दर्जा दिया। उन्होंने बोला यह हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है, अंग्रेजों के खिलाफ, ईसाई के खिलाफ, ईसाई धर्म के खिलाफ। चूंकि देखिए यहाँ पे क्या हुआ था कि ईसाई पोप पादरी 1813 के बाद बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए थे, सभी क्षेत्र में गरीब जो एरिया था वहाँ पे जाके अपना धर्म का प्रचार करने लगे थे। और स्वाभाविक सी बात है, हिंदू और मुस्लिम लोगों के बीच में इस बात को लेकर के जो है विरोधाभास थी। ये कारण कोई गलत नहीं था। और जब तत्कालिक कारण बनता है तो वहां पे दोनों, हिंदू और मुस्लिम दोनों सेनाओं ने विरोध किया। हिंदुओं ने गाय के चर्बी को लेकर के विरोध किया था, जबकि मुस्लिमों ने सुअर के चर्बी को लेकर के यहाँ पे विरोध किया था, दोनों ने किया था। इसीलिए अंग्रेजों को लगा ये हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है, ईसाई के विपरीत, ईसाई धर्म के विरोध। ऐसा बात सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने कहा है, लेकिन ऐसी बात पूर्ण रूप से सत्यता थी नहीं, ठीक है। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में परिणित कर दिया गया था? तो इसको वी.डी. सावरकर जो थे उन्होंने बोला था ये जो है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था और सुनियोजित था, ठीक है। इसमें पूरा प्लान के साथ सैनिकों ने आंदोलन किया था। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह? तो ये आपको पता होगा, पील आयोग जो था 1857 के विद्रोह के दमन और भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था। पहले 1:2 में अंग्रेज हुआ करते थे, यानी मतलब एक नहीं, पहले क्या थे कि पहले 3:5 में था, ठीक है, या 2:5 होगा, यानी 2 अंग्रेज थे तो 5 जो था भारतीय सेना होता था, ठीक है। यहाँ पे देखिए कहीं लिखा होगा। आगे चल करके ये अनुपात में अंग्रेजों की संख्या बढ़ाई गई और अंग्रेजों की संख्या जो है यूरोपीय जो सेना है उसमें 1:2 किया गया और मद्रास और मुंबई का अनुपात भी 1:3 किया गया था। यानी सेना का जो है बदलाव यहाँ पे किया गया था कि कंट्रोल किया जा सके, अगर विरोध भी करे सेना तो उसको कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। ये सब नोट्स में आपने देखा होगा है। नील विद्रोह किसके बारे में था? तो नील विद्रोह जो था नील की खेती को लेकर के था, ठीक है। तो यहाँ पर जो था टैक्स को लेकर के रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे, जबकि जो है जो बगान मालिक थे, ठीक है, उनको जबरदस्ती खेती करवाते थे और औने पौने दाम पर जो है उस नील को खरीदते थे। तो 1859-60 में देखिए एक जो नील सत्याग्रह, ये जो आप चंपारण सत्याग्रह है, इसमें भी नील खेती का ही विरोध हुआ था। लेकिन अगर नील विद्रोह के बारे में सीधे पूछे तो आप समझ जाइए 1859-60 ईस्वी में जो हुआ था बंगाल के नदिया जिले में, उसका जगह का नाम था गोविंदपुर में, विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। तो ये आपका जो है याद रखिएगा, जो नील विद्रोह रहे तो आपको 1859-60 में जाना है, ना कि चंपारण सत्याग्रह, समझ जाइएगा। चंपारण सत्याग्रह में भी नील विद्रोह ही था, नील किसानों के द्वारा किया गया था, लेकिन यह इसको नील विद्रोह नहीं कहा गया है, ठीक है। नील विद्रोह आपको
1959 से 60 के बीच की घटना है। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई, ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए। नील दर्पण, तो ये दीनबंधु मित्र का रचना है, अति महत्वपूर्ण है। किसकी रचना है? तो दीनबंधु मित्र का रचना है। कौन सा? नील दर्पण। ठीक है। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है, जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक, तो इस केस में इसको रैयतवारी कहा जाता है। जब जमींदार को जमीन का मालिक बनाया जाएगा तो जमींदार हो जाएगा, जमींदारी प्रथा। जब रैयत यानी किसान को भूमि का मालिक बनाया गया तो उस समय इसको रैयतवारी प्रथा कहा गया। पागल पंथ की शुरुआत आपको बंगाल में ही हमने बताया था और करम शाह ने इसका शुरुआत किया था। ठीक है, ये सब आपको अच्छे से हमने बताया हुआ है आंदोलन के बारे में। फराजी कौन थे? तो ये हाजी सरायुद्दौला के जो अनुयायी थे। हाजी कौन थे? फराजी कौन थे? तो हाजी सरायुद्दौला के अनुयायी थे। ये सब बंगाल में ही आंदोलन हुआ था। ये सब आंदोलन जब हुआ था तो उसके बारे में हमने आपको बताया था। ठीक है, ये सब थ्योरी का पार्ट था। फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो याद रखिएगा, हाजी सरायुद्दौला। ठीक है। कूका, एक अभी देखिए कुकी आंदोलन होता है, तो कुकी जनजाति मणिपुर में रहती है जबकि कूका पंजाब का है। तो यहाँ पे जो है गुरु राम सिंह इसके नेतृत्व करता था। कूका आंदोलन बहावी आंदोलन से मिलता जुलता है और उस सिख धर्म में जो बुराइयां थी उसको समाप्त करने के लिए वहां पे कूका आंदोलन हुआ था। कहां पे? तो पंजाब में। और वहां पे गुरु राम सिंह इसको संगठित किए थे। ठीक है, याद रखिएगा। 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण क्या था? तो यहाँ पे महाजनों के द्वारा जो था वो शोषण किया जाता था किसानों को। अधिक उच्च ब्याज दर पे जो है किसानों को ऋण दे करके उनका शोषण करना ही इसका दक्कन के दंगों का प्रमुख कारण था। ठीक है। महाराष्ट्र में जो रामोसी कृषक जत्था की स्थापना किया गया था, ये जो है आपका, तो याद रखिएगा, वासुदेव बलवंत फरके। ठीक है। और 1845 से 83 के बीच में ये रहे और इन्होंने रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित करके उनको प्रशिक्षित किया और लड़ाकू में बदल दिया था। ठीक है। आगे चल करके इनको काला पानी की सजा दे दी गई और 1883 में आमरण अनशन के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। वासुदेव बलवंत फरके, रामोसी कृषक जत्था, याद रखिएगा। रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो याद रखिएगा, ये पश्चिमी घाट, जो आपका भारत का ये पार्ट है, तो ये जो पार्ट है केरल का तट, पश्चिमी भाग, वहीं पे आपका रामोसी विद्रोह हुआ था। मोपला विद्रोह भी उधर ही हुआ था। ठीक है। बघेरा विद्रोह कहां पे हुआ था? तो बड़ौदा, जो कि आपका गुजरात में है, वहीं पे बघेरा विद्रोह हुआ था। मानव बलि प्रथा आपको पता होगा, खोंड जनजाति के बीच में प्रसिद्ध था। ये उड़ीसा में आपको कब हुआ था? तो 1837 से 1856 ईस्वी के दरमियान। ठीक है। इसमें मानव बलि दी जाती थी। छोटा नागपुर में जो जनजातीय विद्रोह हुआ, तो ये आपका जो हुआ है कई समय में हुए हैं। 1831-32 में भी हुआ है, जैसे आपका कोल विद्रोह। ठीक है, हमने आपको ट्रिक भी आपको याद करवाया था अच्छे से। ठीक है। तो कोल विद्रोह 1831-32, संथाल विद्रोह हमने बताया था 1855-56 और जो है बिरसा मुंडा का 1899। तो ये आपका इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? यानी जब आपका संथाल विद्रोह हुआ था तो उस समय मेजर बारो को याद कीजिए, हमने बोला था कि अंग्रेजों संथालों ने हराया था। 1855-56 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व करता 4 भाई थे, सिद्धू, कानू, चांद और भैरव। तो यहाँ पे 2 ही भाई का नाम दिया है, तो उसको भी मार सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मुंडा ने जो आंदोलन किए थे वो आपको 1890 के दशक में किया गया था। तो मेन रूप से जो कहते हैं ना, कटोंग बाबा कटोंग वाला जो नारा लगाया गया था वो 1895 के आसपास, जब दोबारा जो है, जब इनको जेल होता है, किसको? बिरसा मुंडा को, जब रिहा होते हैं उसके बाद इन्होंने आक्रामक रूप अपनाया और वहां पे कटोंग बाबा कटोंग, रानी कटोंग कटोंग, साहेब कटोंग कटोंग जैसे नारा लगा करके वहां पे काटना शुरू किया, अंग्रेजों को काटना, बाहरी लोगों को काटना। तो मेन रूप से जो मुंडा विद्रोह जो है 1895 में एक अपना भयावह रूप धारण कर लिया था। उल गुलान विद्रोह के नाम से आपका मुंडा विद्रोह ही जाना जाता है। ठीक है। बिरसा मुंडा ही इससे जुड़े हुए थे उल गुलान विद्रोह से, याद रखिएगा। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र आपको पता होगा, यह रांची का जो क्षेत्र है, झारखंड का, रांची से भागलपुर का एरिया है। 1899-1900 में मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो आपको पता ही है, बिरसा मुंडा ही थे। बिरसा मुंडा, ऑप्शन नंबर सी। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो ये जो थे झारखंड के पक्ष में थे, झारखंड की तरफ से। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह हुआ। किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये भी आपका जो है सिंहभूम का जो एरिया है झारखंड का, वहीं पे हुआ था।
हौज विद्रोह जो हुआ था वो आपका संथाल परगना में ही हुआ था। और कब हुआ था? तो 1820-21 में आपका हौज विद्रोह, हौ विद्रोह भी लिखा रहता है, हौज विद्रोह भी लिखा रहता है, ठीक है। तो याद रखिएगा 1820-21 में संथाल परगना क्षेत्र में ही हौज विद्रोह भी हुआ था। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो याद रखिएगा जो आपका बिहार, इसमें से देखिए अब तो झारखंड चला गया, इसीलिए इनमें से कोई नहीं मारिए, ठीक है। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? तो याद रखिएगा विजयनगरम के राजा ने किया। हाँ, हैदराबाद का जो निजाम था उसने यहाँ पे अंग्रेजों का विरोध नहीं किया था, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का जिक्र किया है। ये सब आपको हमने पहले भी बता रखा है। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति वायसराय ने लगाया था, उनका नाम था आपका लॉर्ड लीटन। ये क्वेश्चन आपका 63rd में पूछा गया था, फिर ये दोबारा पूछा गया था, ठीक है। तो 1876 ईस्वी में लॉर्ड लीटन वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति इन्होंने जो नीति अपनाई थी उसमें कुशल आक्रमणीयता के नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण करने लगे ये। और 1878 ईस्वी में द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध की जो शुरुआत हुई है, ठीक है। और आगे चल करके 1879 में जो है गंडमक की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। तो लॉर्ड लीटन, याद रखिएगा लीटन जो है अफगानिस्तान में आक्रामक नीति अपनाए थे। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जिसमें कि पाबंद लगा दिए गए थे, इसको किसने आगे चल करके रद्द किया था? तो इसको जो है याद कीजिए, तो लॉर्ड रिपन ने आकर के इसको रद्द कर दिया था, ठीक है। और इसको लगाया किसने था? तो लॉर्ड लीटन, याद रखिएगा। यहां पे लिखा भी हुआ है 1878 में इसको लाया कौन था? लॉर्ड लीटन ने। और इसको समाप्त किसने किया? तो लॉर्ड रिपन। अस्थाई बंदोबस्त जिसको हम जमींदारी प्रथा भी कहते हैं, वो किसके साथ होता था? तो जमींदारों के साथ किया जाता था, जिसमें 10/11 भाग जो है कंपनी को देना होता था और 1/11 भाग जमींदारों का होता था। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का क्या कारण था? तो भू राजस्व, जो वही अस्थाई बंदोबस्त, भू राजस्व। देखिए ये क्या हुआ था कि कई बार क्या होता था कि कई बार फसल नहीं होता था, कम होता था, तो बार बार टैक्स लगाना बदलना ये सरकार के लिए भी परेशानी का सबक था। और जिससे उपज भी ज़्यादा उपज हुआ तो ज़्यादा टैक्स वहाँ पे कर दिया जाता था। तो किसान भी हतोत्साहित होते थे, तो ज़्यादा वो उपजाते नहीं थे, ध्यान से खेती नहीं करते थे। तो फिक्स कर दिया गया कि कितना भी उपजे वो आपका हुआ, आप हमको जो है इतना टैक्स दीजिएगा। जैसे 200 का आपको देना है 1 बीघे का, तो आपको बस 200 रुपया ही देना है। अब आप उसमें जो है सोना उगा लीजिए, चांदी उगा लीजिए, कहने का मतलब है आप महंगा चीज कोई भी उगा लीजिए, वो आपका है, वो आपकी पूंजी, आप हमको जो है कैश के रूप में आप टैक्स बस दे दीजिए, ठीक है। तो ये भू राजस्व का निर्णय करना यहाँ पे जो है परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। रैयतवारी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? याद कीजिए, हमने बताया था मद्रास में सर्वप्रथम जो है आपका रैयतवारी व्यवस्था लागू किया गया था, ठीक है। और रैयतवारी लागू करने में किनका योगदान था? अलेक्जेंडर रीड, ठीक है, ने सर्वप्रथम 1792 में तमिलनाडु के बारामहल क्षेत्र में लागू किया था, ठीक है। आगे चल करके टॉमस मुनरो ने जो है बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी के क्षेत्रों में जो है यह व्यवस्था लागू की थी, ठीक है। देश में बंगाल और बिहार में भूमि किराएदारों के अधिकार के बंगाल किराएदार अधिनियम द्वारा किया गया था। तो 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था 1885 ईस्वी में। सत्यार्थ प्रकाश आपको पता ही होगा किसकी रचना है? स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है सत्यार्थ प्रकाश, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें इन्होंने जो है पाखंड खंडन, वेद भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत मंत्र का खंडन और पंच महायज्ञ विधि और वल्लभाचार्य मत खंडन किया है। अमृत बाजार पत्रिका जो है किसके द्वारा लिखा गया था? तो इनका नाम था शिशिर कुमार घोष। किनका था? तो शिशिर कुमार घोष का है। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? उदारवादी यानी जो आपके नरम दल के थे, तो वह पत्र जो लिखते थे उसका नाम था लीडर। क्या नाम था? लीडर, ठीक है। उन्नीसवीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? तो देखिए ये जो 19वीं शताब्दी का है धर्म सुधार, तो ये यहाँ पे मेन रूप से उस समय जो हुए थे
ठीक है। नगरीय उच्च जाति के लोग 19वीं शताब्दी यानी 1800 से 1900 के बीच के पीरियड का बोल रहा है। अगर प्रारंभिक चरण देता तब तो हम इसमें बुद्धिजीवी और नगरीय जातियां ही मारते, लेकिन आगे चल करके ये जो है सर्वसाधारण वर्ग तक फैल चुका था। ठीक है, क्योंकि पूरे 19वीं शताब्दी की बात हो गई है, इसीलिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 3। ठीक है, उदार राजवाड़े इससे समर्थित नहीं हुए थे। भारतीय पुनर्जागरण, ये तो आप सबको पता होगा, राजा राम मोहन राय, इनको भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है, युगदूत भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा, तो ये भी आपको पता ही होगा, राजा राम मोहन राय। ये सब आपको हमने अच्छे से बताया है। आत्मीय सभा की स्थापना भी इन्होंने किया था, ब्रह्म समाज की भी स्थापना इन्होंने किया था। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना देखिए राजा राम मोहन ने 1828 ईस्वी में किया था, तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए आंसर गलत है। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की थी, तो 1828 ईस्वी में। सती को भी गैर कानूनी घोषित किया गया था राजा राम मोहन के प्रयास से, लेकिन इसको करने में विलियम बेंटिक का जो है, लॉर्ड विलियम बेंटिक का बहुत बड़ा योगदान था। कब, तो 1829 ईस्वी में। ठीक है, ये सब पढ़िएगा थ्योरी के साथ साथ, अगर आप ये सब भी देख लीजिएगा तो ज़्यादा बढ़िया है। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग ने स्थापना किया था। ठीक है, 1867 ईस्वी में। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे, तो स्वामी विवेकानंद थे। याद रखिएगा, नव हिंदूवाद के जो हैं सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे, तो स्वामी विवेकानंद थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इनमें से किसने 1893 में, तो ये तो सबको पता है, पूरा विश्व जानता है इनको। शिकागो जब अमेरिका में भाषण देने लगे थे और इनको धर्म, और उसी समय जो है भारत दुनिया का जो है धर्म गुरु बना था, तो स्वामी विवेकानंद 1893 में शिकागो गए थे। ठीक है, शिकागो। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया था, तो वहां से आने के बाद ही किया था, 1897 ईस्वी में। रामकृष्ण इनके गुरु थे, रामकृष्ण परमहंस। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित कौन सा समाज है, तो आर्य समाज दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित है। ठीक है, ये सब आप लोग पढ़िएगा, आप लोग के पास थ्योरी हमने पढ़ा रखा है, इसलिए तेजी से मैं पढ़ा रहा हूँ। सत्यशोधक समाज, ये भी आपका ज्योतिबा फुले का ही देन है, सत्यशोधक समाज। और इन्होंने जो है पिछड़ी जातियों के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, जो छोटे जाति और ये माली समाज से बिलोंग करते थे। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, ज्योतिबा फुले ने किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, तो ये याद रखिएगा, उनका नाम था मैडम HP ब्लोवत्स्की। ठीक है, मैडम ब्लोवत्स्की, ऐसे याद रखिएगा, उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष अगर पूछे तो बताना है आपको श्रीमती एनी बेसेंट। अगर भारतीय पूछे तब जाकर के आपको बताना है सरोजनी नायडू। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 100 क्वेश्चन को आपको ताबड़तोड़ बुलेट फायर के रूप में आपको दिया है। ठीक है, एक दिन और रखते हैं, चूंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, हमने देखा था लगभग 300 क्वेश्चन के आसपास है जो कि मॉडर्न हिस्ट्री के हैं। ठीक है, तो आज करा पाना संभव नहीं है। ठीक है, एक दिन और अगर खूब मेहनत करूंगा मैं, तो एक दिन और आपका 2 घंटे का पूरा सेशन लूंगा, तब जा करके आपका पूरा जो है मॉडर्न हिस्ट्री, और मैं मॉडर्न हिस्ट्री आपको सुना के ही आपको छोड़ूंगा। ठीक है, बाकी जो भी लोग अपना एस्टेट वगैरह से जुड़ना चाहेंगे जुड़ सकते हैं। क्लास का जो है ऐप में सारा कुछ डाल दिया गया है, प्रीवियस वीडियो वगैरह। ठीक है।